दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे, एक टॉपिक है सिलेबस में, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो उसी टॉपिक में 3-4 टॉपिक है, तो उन्हीं में से हम आज 2 टॉपिक देखेंगे। एक है रिमोट सेंसिंग और दूसरा है जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए इन दोनों को एक ही वीडियो में देखते हैं। तो रिमोट सेंसिंग, एक चीज़ और थी कि जैसे साइंस में ना, हम लोगों का पेपर क्या है, सिविल सर्वेंट बनने के लिए पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, उसके सिलेबस में विज्ञान भी है, तो विज्ञान का भी एक पेपर है। पर हम लोगों को काम क्या करना है, सेलेक्ट होने के बाद सिविल सर्वेंट बनना है, तो सिविल सर्विसेज का काम करना है, ठीक है। तो आपको मैं रिसर्च नहीं करनी है। तो जैसे साइंस में, जैसे इनको रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ये सब साइंस के टॉपिक है, तो इनको डीपली तो उनको पढ़ना होता है कि जिनको इनमें रिसर्च करनी है, डॉक्टरेट करनी है, या इसरो में भर्ती होना है, या नासा में जाना है। तो हम लोग इनको जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे 2013 से लेकर के अभी तक के यूपीएससी के पेपर, 2018 से यूपी पीसीएस के पेपर, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के टॉपिक पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब वो सिर्फ इतना पूछता है कि रिमोट सेंसिंग क्या है, इसकी सार्वजनिक जीवन में उपयोगिता बताइए, या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसको हम सार्वजनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो हम उतनी चीज़ पर फोकस करेंगे कि जितना हमारे काम का है, जितने से हमारा एग्ज़ाम का काम हो जाए। तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम स्पेसिफिक वे में ही चलना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? रिमोट का मतलब है जो कोई चीज़ बहुत दूर स्थित है, रिमोट, रिमोटली प्लेस्ड कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है। अगर भाई कोई चीज़ मान लिया हमारे नज़दीक स्थित हो, 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, या 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, तो वहाँ हम खुद जा सकते हैं, कैमरे से फ़ोटो ले सकते हैं। पर अगर कोई, तो अब हम देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन। इसकी परिभाषा होती है लक्षित वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। ठीक है। सुदूर संवेदन के लिए हम अंतरिक्ष में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजते हैं। वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं या फिर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश या सूक्ष्म तरंगे जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। तो उसी जब वो परावर्तित हुई तो सैटेलाइट उसके डाटा का एनालिसिस करके उसकी इमेज बनाते हैं और पृथ्वी पर एक इसरो का कंट्रोल सेंटर है हासन में। हासन एक जगह है बेंगलुरु के पास, कर्नाटका में। तो वहाँ पे सैटेलाइट से जो डाटा आता रहता है, इमेजेस आती रहती है, वो कलेक्ट होती रहती है। ठीक है। तो उन सैटेलाइट्स पे हासन में जो इसरो की फैसिलिटी है वहाँ से कंट्रोल स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में नॉर्मली अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा का मतलब क्या होता है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट स्थापित किया जाता है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो जैसे हमें सपोज मुंबई का चित्र लेना है और आज 12 बजे लेना है, तो जो सैटेलाइट है अगर आज वो दिन में 12 बजे मुंबई के ऊपर आता है तो वो कल भी दिन में 12 बजे बॉम्बे के ऊपर आएगा, परसों भी दिन में 12 बजे बॉम्बे के ऊपर आएगा। तो डेली की एक इमेज हमारे पास आ जाएगी मुंबई की, सेम टाइम की। तो उसको हम कंपेयर करके, उसको एनालिसिस करके जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है वो जानकारी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो कि रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार की होती है। रिमोट सेंसिंग 2 टाइप की होती है। एक होता है निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग, एक होती है सक्रिय रिमोट सेंसिंग। निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग में सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। जो जैसे सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा, उसके बाद वो परावर्तित हुआ, तो उसके आधार पर जो सेंसिंग की जाती है उसको निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ये केवल दिन में काम करेगी क्योंकि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। दूसरा होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, सक्रिय सुदूर संवेदन। ये सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होती है। इसके लिए सैटेलाइट पर
एक पेलोड भेजा जाता है SAR, सिंथेटिक अपार्चर रडार। तो सिंथेटिक अपार्चर रडार सूक्ष्म तरंगे भेजता रहता है पृथ्वी पर, या जिसका भी हमें, जिस वस्तु का भी सुदूर संवेदन करना है, जिस बारे में भी हमें जानकारी कलेक्ट करनी है, तो सैटेलाइट में जो SAR होता है, सिंथेटिक अपार्चर रडार, वो सूक्ष्म तरंगे भेजता है। तो फिर वो सूक्ष्म तरंगे उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होगी, उसके आधार पर इमेज बनाकर भेजता रहता है पृथ्वी पर सैटेलाइट। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, अतः ये दिन रात या किसी भी मौसम में काम कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए रिमोट सेंसिंग क्या होती है। लक्षित वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट सेंसिंग के लिए जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग दो टाइप की होती है, निष्क्रिय सुदूर संवेदन और सक्रिय सुदूर संवेदन। निष्क्रिय सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, केवल दिन में काम करेगा। सक्रिय सुदूर संवेदन सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। इसके लिए सैटेलाइट पर एक पेलोड भेजा जाता है SAR, सिंथेटिक अपार्चर रडार, जो सूक्ष्म तरंगों को भेजता है। ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, अतः दिन रात और किसी भी मौसम में, जैसे खराब मौसम में भी काम करेगा, अगर बादल है तो तब भी काम करेगा। तो ये समझ गए, सुदूर संवेदन समझ गए, सुदूर संवेदन के प्रकार समझ गए। मैं इसकी उपयोगिता आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगा कि सुदूर संवेदन की उपयोगिता क्या होती है, तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि सुदूर संवेदन कितना उपयोगी है हमारे लिए। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, ये भी सिलेबस में है। जो हमने टोटल 16 हमारे अभी है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो उनको सबको मिलाकर एक ये बोल देते हैं कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका मेन काम क्या है, पृथ्वी के अवलोकन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में, एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो उसके लिए अभी हमारे 16 सैटेलाइट है रिमोट सेंसिंग के लिए, 16 सैटेलाइट वर्किंग है अंतरिक्ष में। तो उन सब सैटेलाइट्स को मिलाकर ये बोल देते हैं कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए भेजे गए हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी है उसमें कुछ, जैसे कार्टोसैट है, कार्टोसैट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में। जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो डाटा आता है उसका एनालिसिस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन का यूज गवर्नमेंट जिस फील्ड में भी चाहिए होता है उस फील्ड में उसका यूज करती रहती है। अब भारत में रिमोट इस टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो गया था 1988 में, उससे भी पहले हो गया था, उससे पहले थोड़ा सा प्रायोगिक चरण में था। तो इसमें मेनली 3 पीढ़ियां हैं भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली की। इन पीढ़ियों में वैसे कुछ है नहीं जानने के लिए, केवल इतना है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, सेकंड जनरेशन में कौन से और थर्ड जनरेशन में कौन से। तो उसमें कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है। कि जैसे 1988 में जब हमने पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था तो उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं थी। अब आज 34 साल बाद कैमरे की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड है सैटेलाइट से लेके कंट्रोल फैसिलिटी तक, तो वो स्पीड में इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सुपर कंप्यूटर आने से एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है। तो आपको केवल उसमें वहाँ पर ये बताना है कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली का विकास 3 चरणों में ऐसे ऐसे हुआ है। पहली पीढ़ी में भास्कर 1, भास्कर 2 प्रायोगिक थे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंट के तौर पर भेजे गए थे। फिर फर्स्ट जो सैटेलाइट था इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये IRS-1A नाम था इसका। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A। 1A इसका नाम रख दिया। 1988 में लॉन्च किया गया था। फिर 1991 में IRS-1B। इनमें LISS कैमरे का यूज किया गया था। LISS की फुल फॉर्म है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। फिर दूसरी PDI सेकंड जनरेशन, इसमें IRS-1C, 1D, 1E को लॉन्च किया गया 93 से 95 के बीच में।
IRS-1D को लॉन्च किया गया। IRS-1D को स्वदेशी PSLV से छोड़ा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें विशेष पान क्रोमेटिक कैमरों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो इसमें पान क्रोमेटिक कैमरों का यूज किया गया था, ये LISS कैमरे से अच्छी क्वालिटी के कैमरे थे, अच्छी क्वालिटी के इमेज भेज सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। फिर तीसरी पीढ़ी 1996 से प्रारंभ होकर वर्तमान तक चल रही है। इसमें IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग P1 से P6 तक के उपग्रह भेजे गए हैं। मतलब ये आप इसमें कुछ नहीं करना है, ना ही इसमें कुछ जानने के लिए। इसमें मेनली आपको ये एग्जाम्पल याद करने लेने हैं और ईयर याद कर लेने हैं कि IRS-1A को 1988 में 3 जनरेशन आप एग्जाम में लिखोगे कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, और एग्जाम्पल दे दोगे कि ये उपग्रह छोड़ा गया, ये उपग्रह छोड़ा गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रही, कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव होती रही। तो थर्ड जनरेशन 1996 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, वर्तमान में 16 प्रचालनरत सुदूर संवेदन उपग्रहों का समूह है, टोटल 16 है। ये उदाहरण देख लीजिए, कार्टोसैट है, कार्टोसैट अभी काम कर रहा है, 9 उपग्रह है कार्टोसैट सीरीज के। इसको आई इन द स्काई भी बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए है, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये कार्टोसैट। इसको आई इन द स्काई भी बोलते हैं। रिसोर्स सेट है निष्क्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, केवल दिन के समय में कार्य करेगा। तो ये संसाधनों के प्रबंधन हेतु है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वन है तो मिट्टी है, तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। रिसोर्स सेट के 3 उपग्रह, रिसोर्स सेट 1, रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 2A। एक स्कैट सेट है, स्कैट सेट होता है मौसम का पूर्वानुमान के लिए, चक्रवात का पता लगाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पर चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे वेदर की फोरकास्टिंग के लिए कि जैसे वो एडवांस में ये बता देता है कि 2 दिन बाद चक्रवात आएगा या 1 दिन बाद चक्रवात आएगा, तो इसका स्कैट सेट का यूज हम डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन में कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। एक है सरल भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका। सरल, इससे ही इसका ये शॉर्ट फॉर्म बनी है, सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका। भारत व फ्रांस का ये जॉइंट सैटेलाइट मिशन है। ठीक है, समुद्री सतह से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करना, जिसके आधार पर समुद्र की सतह की ऊंचाई, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये भारत और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि ये समुद्र पर फोकस्ड है, जैसे समुद्र की सतह की ऊंचाई। जैसे आपको एक चीज़ पता होगी कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल भी बढ़ रहा है। कि जैसे बताते हैं कि मालदीव्स जैसे समुद्र का स्तर, जो बर्फ़ है, बर्फ़ ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघल रही है और वो पानी बनकर समुद्र में जा रहा है, तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ देश, जैसे उनमें से एक मालदीव्स भी है, ये भविष्य में डूब जाएंगे। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ये देश डूब जाएंगे। तो ये सरल वही काम करता है कि समुद्र की सतह की ऊंचाई के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता रहता है कि कितना उसमें डिफरेंस आया, कि लास्ट ईयर कितनी थी, कि इस साल कितने मिलीमीटर पानी का लेवल ऊपर हो गया। ठीक है, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो समुद्र में पारिस्थितिकी तंत्र में अगर कोई, मान लिया जैसे मानव जनित कारणों से, जैसे जो टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, उनसे ऑयल लीक हो जाता है, तो उससे कोई नुकसान समुद्री इकोसिस्टम को पहुंचता है, या बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, तो उन सब चीज़ों के लिए का किससे संबंधित डाटा सरल के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा आता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।